नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। थम गया देश भर में चुनाव प्रचार। 1 जून को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर होगा मतदान। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी परिवार से पहले मतदान फिर जलपान का किया आग्रह। 7वें और अंतिम चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी काशी से तीसरी बार मैदान में। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, चरणजीत सिंह चन्नी, मनीष तिवारी और अभिषेक बनर्जी भी इस चरण के लिए ठोक रहे हैं ताल। भीषण गर्मी के बीच जल संकट से दिल्ली के कई इलाकों में हाहाकार। टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा पानी, जनता के बीच आक्रोश। पानी की कमी को लेकर महिलाओं ने मटके फोड़कर जताया रोष। भाजपा ने आप सरकार पर साधा निशाना। शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता करेंगे हल्ला बोल। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। केरल में मानसून ने दी दस्तक, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। अंतरिक्ष में भारत की एक और ऐतिहासिक छलांग। स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अपना पहला रॉकेट किया लॉन्च। रॉकेट देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन से संचालित। इसमें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन। प्रधानमंत्री ने अग्निकुल कॉस्मोस को दी बधाई। आरबीआई ने कहा 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 60% होने का अनुमान। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था। ब्याज दरों में स्थिरता के साथ ही साल 2024-25 के लिए आउटलुक बेहतर। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने रचा इतिहास। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के क्लासिकल गेम में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को दी शिकस्त। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। अब मतदाताओं को 1 जून का इंतजार है, जब 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। 7वें चरण के प्रचार में क्या कुछ रहा खास, किन दिग्गजों की किस्मत पर लगा है दाव, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए विभिन्न दलों के नेता जोर आजमाइश करते नजर आए। खास तौर पर इस चरण के लिए दिग्गज नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ ढेरों वादों का दौर भी चलता दिखाई दिया। अब बात करें इस चरण की, तो प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अनेकों मामले और मुद्दे छाए रहे, जिनमें राम मंदिर, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, संविधान में बदलाव, आरक्षण में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर बयानों के तीर चलते नजर आए। अब 7वें और अंतिम चरण पर नजर डालें तो इस चरण की 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से 41 सामान्य, 13 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। वहीं इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है, जिसके लिए 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 809 पुरुष उम्मीदवार और 95 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस बीच 1 जून को जिन 57 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट पर चुनाव करवाए जाएंगे। दूसरी तरफ नजर डालें तो 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण के चुनाव में भाजपा समेत एनडीए के दिग्गज उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जो कि लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं।
इसके अलावा हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से आर.के. सिंह, चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, पटियाला से परनीत कौर, गोरखपुर से रवि किशन, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, बालासोर से प्रताप चंद्र सारंगी, गोड्डा से निशिकांत दुबे, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रणौत और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में है। जबकि इस चरण में विपक्षी दिग्गजों की बात की जाए तो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा, बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी, दमदम से सौगत राय, कोलकाता उत्तर से सुदी बंदोपाध्याय, गाजीपुर से अफजल अंसारी और काराकाट से पवन सिंह दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर बात की जाए 2019 के चुनावी नतीजों की, तो 7वें चरण की इन 57 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी को 9 सीट, कांग्रेस को 8, बीजेडी को 4, जेडीयू को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बसपा को 2, शिरोमणि अकाली दल को 2, अपना दल सोनेलाल को 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। 7वें और अंतिम चरण की 57 सीटों पर 1 जून को मतदान के साथ ही देश में आम चुनाव संपन्न हो जाएगा। बहरहाल आम चुनाव के पहले 6 चरणों की बात की जाए तो लगभग 65.54 मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है, जहां छठे चरण में 63.37% मतदान दर्ज किया गया, तो वहीं 5वें चरण में 62.2% वोटिंग हुई। इसके अलावा चौथे चरण में 69.16% मतदान हुआ, जबकि तीसरे चरण में मतदान 65.69% रहा। दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया, जबकि पहले चरण में 66.14 वोटिंग हुई थी। बहरहाल प्रचार अभियान में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा। यह 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भगवती अम्मन मंदिर में प्रार्थना की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा भी किया। राजधानी दिल्ली में हर दिन प्रचंड गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को पानी के संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। मतलब करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई है। इसके लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में जल संकट को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने हरियाणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण में जहां सियासी पारा अपने उफान पर है, वहीं भीषण गर्मी और लू के तेज थपेड़ों से संपूर्ण उत्तर भारत सहित दिल्ली वासियों का हाल बेहाल है। चिलचिलाती धूप के बीच गर्मी की मार और जल संकट से दिल्ली के इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली की गीता कॉलोनी क्षेत्र से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी अपने घरों से खाली बर्तन लेकर पानी भरने के लिए टैंकर पर टूट पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी के लिए मारामारी के साथ महिलाओं के साथ अभद्रता भी देखी जा रही है। एक अन्य वीडियो नई दिल्ली क्षेत्र का भी वायरल हो रहा है। नई दिल्ली, जहां से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, यहां टैंकर
टैंकरों के आते ही लोग पानी भरने के लिए टैंकर के पीछे भागते हुए नजर आए। जल संकट से परेशान महिलाओं का कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। एक ही टैंकर आती है, उसमें भी इतनी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है। मार काट सब इसी में होती है, छीन छोड़ सारी इसी में काम हो जाती है सबकी। अब की समस्या हमारी पानी की ज्यादा हुई है, कभी नहीं हुई है। हम पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तड़प रहे। डेली की यहाँ मार है, कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने आप मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और आम आदमी पार्टी सरकार राजनीति कर रही है। ये जल संकट ईश्वर जनित नहीं बल्कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा जानबूझकर उत्पन्न की गई समस्या है। दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है पानी के लिए। क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। दिल्ली में पानी का संकट दिखाकर कैसे पैसा कमाया जाए, ये दिल्ली सरकार की साजिश है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार जल संकट से निपटने के समुचित प्रयास कर रही है। जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नई दिल्ली स्थित विधानसभा क्षेत्र में स्थित मेहरचंद मार्केट का डीडी न्यूज की टीम ने जायजा लिया तो हालात देखने लायक थे। पानी की किल्लत से जूझ रहे आम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। मुख्यमंत्री विधायक हैं अरविंद केजरीवाल जी, फिर भी दिक्कत हो रही है पानी की। मैं दिक्कत है पानी की, पानी नहीं आ रहा, हफ्ता भर हो गया, बिल्कुल नहीं आ रहा पानी कहीं से नहीं आ रहा है, यहाँ गली में भी नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। बहुत परेशान है सब पब्लिक। इस बीच दिल्ली सरकार द्वारा जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए जाने पर नाराज दिल्ली के उपराज्यपाल ने भीषण गर्मी से जनता को राहत दिलाने के मद्देनजर आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों को 12 से 3 बजे के बीच छुट्टी मिलेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश की मुख्य बातें: पीडब्ल्यूडी को डीजेबी, आईएनएफसी, एमसीडी, एनडीएमसी, बिजली विभाग, डीयूएसआईबी को श्रमिकों और कर्मचारियों को अत्यधिक गर्मी से बचाने के निर्देश दिए गए हैं। गरीब श्रमिकों को लू से बचाने के लिए छाया, कूलर की व्यवस्था की जाए। डीडीए को आदेश दिए गए हैं कि सुपरवाइजर्स और लेबर को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच छुट्टी दी जाए। यात्रियों और पैदल यात्रियों को राहत देने के लिए बस क्यू शेल्टर्स पर पानी की व्यवस्था भी करने के आदेश दिए गए हैं। एसटीपी का पानी सड़कों पर छिड़कने के लिए लगाया जाना चाहिए, ये भी आदेश दिया गया है। निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में भीषण गर्मी के साथ पानी की किल्लत से जहां आम जन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दिल्ली जल बोर्ड की मिलीभगत से टैंकर माफिया मालामाल हो रहे हैं और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सियासी राजनीति कर चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में एक और जहां सियासी पारा अपने चरम पर है, वहीं संपूर्ण उत्तर भारत सही राजधानी दिल्ली में लू के तेज थपेड़े और गर्मी की वजह से हाल बेहाल नजर आ रहा है। अभी हम मौजूद है नई दिल्ली स्थित मेहरचंद मार्केट में। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये झुग्गी बस्ती का एरिया है। यहाँ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद विधायक हैं, लेकिन पानी की किल्लत के चलते न केवल लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए रात भर जगना भी पड़ रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब भारत के लिए एक अच्छी खबर। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की एक और उपलब्धि। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा में अपने स्वयं के लॉन्च पैड से रॉकेट अग्निबाण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसरो ने प्रक्षेपण को बताया एक प्रमुख मील का पत्थर। दुनिया के पहले 3D रॉकेट अग्निबाण की सफल लॉन्चिंग हो गई है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की गई।
चेन्नई की निजी स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने इस सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर रॉकेट को तैयार किया है। अग्निबाण रॉकेट सिंगल स्टेज का रॉकेट है जिसके इंजन का नाम अग्निलेट है। ये इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। ये 6 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करने वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। अग्निबाण द्विस्तरीय पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करने योग्य लॉन्च वाहन है जो 300 किलोग्राम तक भारी पेलोड को 700 किलोमीटर की कक्षा में भेज सकता है। इसरो ने इस लॉन्च के लिए अग्निकुल की मदद की है। उसने श्रीहरिकोटा में एक छोटा लॉन्च पैड बनाया जो अन्य लॉन्च पैड से करीब 4 किलोमीटर दूर है। ये लॉन्च पैड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। यहाँ से निजी कंपनियों के वर्टिकल टेक ऑफ करने वाले रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रक्षेपण के बाद सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। SDSC में अपने लॉन्च पैड से अग्निबाण सॉर्टेड 01 मिशन के सफल प्रक्षेपण के लिए अग्निकुल कॉस्मोस को हार्दिक बधाई। ये 3D विनिर्माण के माध्यम से प्राप्त अर्ध क्रायोजेनिक तरल इंजन की पहली नियंत्रित उड़ान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अग्निबाण के सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में लिखा, ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो पूरे देश को गौरवान्वित करेगी। दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित अग्निबाण रॉकेट का सफल प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और हमारी युवा शक्ति की उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रमाण है। अग्निकुल कॉस्मोस टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। IIT मद्रास ने भी अग्निकुल कॉस्मोस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में IIT मद्रास ने कहा, बधाई हो अग्निकुल कॉस्मोस। IIT मद्रास इंक्यूबेटेड अग्निकुल ने SDSC शार के भीतर भारत के पहले और एकमात्र निजी लॉन्च पैड से दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा किया। ये सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के साथ दुनिया की पहली उड़ान है। इस मिशन ने 3 उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड से रॉकेट को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च पैड का नाम धनुष है जो श्रीहरिकोटा में है। ये रॉकेट देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट से पावर्ड था। फ्यूल के रूप में सब कूल्ड ऑक्सीजन यूज की गई। ये व्हीकल दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन से पावर्ड था जिसे घर में ही बनाया गया। ये भारत का दूसरा निजी रॉकेट लॉन्च है। इससे पहले स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा पहला विक्रम S सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव में है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान है। अंतिम चरण के मतदान के लिए देश भर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 6,589 पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम तक प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में 6,589 पोलिंग पार्टियों को उनके मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया। राज्य के कई दुर्गम सुदूर पहाड़ी इलाकों में बने मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मतदान कर्मियों को 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। और भारत ने पिछले 9 सालों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। IN स्पेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की शुरुआत के साथ अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों में और विविधता लाने के प्रयास भी किए गए। आइए आपको बताते हैं कि क्या और कैसे कुछ नया हो रहा है इस क्षेत्र में। देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र कई अहम उपलब्धियों के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। भारत ने खुद को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया है। इस मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव बना है साल 2020 में स्थापित हुआ इन स्पेस। ये वही केंद्र है जिसने व्यावसायिक कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी। साल 2014 से 2023 के बीच देश के 150 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप ने 285 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की पूंजी जुटाई है। कुछ सालों से बहुत अच्छा एक ग्रोथ देखने को आया है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी 2023 में नई स्पेस पॉलिसी लेकर के आए हैं जिससे जो प्राइवेट स्पेस रिलेटेड कंपनीज हैं उनको
बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का अवसर मिल रहा है। कई सारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं जो स्पेस सेक्टर में आ रहे हैं, जैसे अभी गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया है अराउंड $36 मिलियन का, ये पिक्सेल कंपनी में सैटेलाइट इमेज स्टार्टअप है। साल 2020 में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का मूल्य $9.6 बिलियन था। ये मूल्य वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2 से 3% का योगदान करता है। साथ ही साल 2025 तक इस क्षेत्र के $13 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। भविष्य के बारे में अगर बात की जाए तो भारत का लक्ष्य साल 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 10% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी करना है। मार्च 2024 में भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में ढील देने की योजना की घोषणा की है। इन नियमों के तहत घटक विनिर्माण में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। The historic decision paves the way for unprecedented growth and innovation and will ultimately foster a new era of space exploration and commercialization in India. As a full-stack space engineering company, Dhruva Space is poised to leverage these opportunities to make significant contributions to the world space community and achieve remarkable milestones through collaboration, innovation and capacity building. ये साफ हो चुका है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम फल फूल रहा है। जहां साल 2012 में सिर्फ एक स्टार्टअप था, वो अब 2023 तक बढ़कर 189 तक पहुंच गया है। इन स्टार्टअप को साल 2023 में कुल $124.7 मिलियन का फंड मिला। ये फंड साल 2021 में $67.2 मिलियन से काफी ज्यादा है। इसके साथ ही भारत ने 61 देशों और 5 बहुपक्षीय निकायों के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत अपनी मजबूत नीतियों और निवेश की वजह से अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भारत नवाचार और सहयोग की सीमाओं से आगे जाकर सुदूर अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इरडा ने कस्टमर्स को बड़ी राहत देते हुए इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि उन्हें कैशलेस इलाज को लेकर 1 घंटे के अंदर फैसला लेना होगा। साथ ही डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मिलने तक 3 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनियों को मंजूरी पर फैसला लेना होगा। इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर कई बड़े बदलाव भी किए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर ने अपने 55 सर्कुलर को वापस लेते हुए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसमें सभी नियमों को एक ही जगह लाया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्लेम प्रक्रिया को लेकर किया गया है। मास्टर सर्कुलर के मुताबिक किसी भी मामले में पॉलिसी धारक को डिस्चार्ज के लिए अस्पताल में अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा। कंपनियों को हर हाल में 3 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी और यदि इससे ज्यादा देरी होती है तो अतिरिक्त खर्च का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी को जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरी करके क्लेम सेटलमेंट करना होगा ताकि परिजनों को शव तुरंत मिल सके। आज का ये जो मास्टर सर्कुलर है इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर, ये बहुत ही एक अच्छी जो सरकार ने रिफॉर्म की है, जो जरूरी भी थी। हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हम 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन और 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आज की ये जो रिफॉर्म्स हैं, जिससे कि एक स्पीडी रिकवरी के साथ रीइंबर्समेंट जो एक व्यक्ति ने खर्च किया है, उसको बड़े अच्छे तरीके से उसका जो स्पीडी रीइंबर्समेंट हो जाए, और साथ में जो रिन्यूअल प्रोसेस है उसमें रिन्यूअल में ज़्यादा हैसल्स ना हो, उसका जो शिफ्ट है, खास करके कई बार वो अपनी पॉलिसी शिफ्ट करना चाहता है तो उसके लिए सुविधा रहे। तो जो ईज ऑफ लिविंग के काफ़ी पैमाने हैं, तो उनको ऊपर सभी विचार करते हुए जो IRDA ने आज ये सर्कुलर निकाला है, ये बहुत ही इफेक्टिव एक रिफॉर्म है। IRDA की ये पहल, जो कि कैशलेस की इनिशियल कैशलेस की सीमा 1 घंटे तथा डिस्चार्ज के समय कैशलेस की सीमा 3 घंटे करती है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। 3-4 महत्वपूर्ण चेंजेस आए हैं। इंश्योरेंस में ज़्यादातर नए कस्टमर आएंगे और जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर कवर हो जाएगी, एंड द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कम पड़ जाएगी कस्टमर के तौर पे।
तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। कस्टमर के हित से इंश्योरेंस कंपनी को जो करना पड़ेगा वो करेंगे और ज़्यादातर बीमा बढ़ेगा हिंदुस्तान में। अश्लील वीडियो बनाने और रेप के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना 31 मई की सुबह भारत लौटेंगे। प्रज्वल एक निजी एयरलाइन से बिजनेस क्लास के टिकट पर जर्मनी से निकले हैं। संसद सदस्य होने के कारण उनके पास राजनयिक पासपोर्ट है। प्रज्वल के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही कर्नाटक एसआईटी ने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए वारंट जारी किया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए और उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया। इस बीच बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बुधवार को प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। निर्वाचन प्रतिनिधि की विशेष अदालत ने उनके वकील अरुण द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले दिन में प्रज्वल ने 3 मामलों में याचिका दायर की थी और अदालत ने मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल से उनकी ओर से दायर इन याचिकाओं के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने को कहा था। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि प्रज्वल को यहां हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रज्वल ने एक वीडियो बयान भी जारी किया था जिसमें उन्होंने वादा किया था कि 31 मई को सुबह 11 बजे वो एसआईटी के सामने पेश होंगे और अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से माफी मांगी थी, जिन्होंने उन्हें वापस लौटने और जांच का सामना करने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की थी। हासन की महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज कराए हैं। हालांकि आरोप है कि प्रज्वल ने 2000 से अधिक अश्लील वीडियो बनाए और 400 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया, लेकिन अब तक कोई भी मामला दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया है। कर्नाटक के आपत्तिजनक वीडियो स्कैंड से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के भारत आने का एसआईटी इंतजार कर रही है। वे उनके चाचा कुमार स्वामी अपने परिवार के साथ एक रिसोर्ट में आराम कर रहे हैं। रिसोर्ट में उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा, बहू और पोता भी है। इस तनाव की घड़ी में कुमार स्वामी ने सपरिवार छुट्टियां मनाने का फैसला किया है। यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस पार्टी से निलंबित किया जा चुका है। और विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के संबंध में पश्चिम एशिया में राफा के मानवीय संकट और मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए जैसे अहम अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बयान दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के गलती स्वीकारने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आपको इस मुद्दे पर हमारी राय मालूम है। मौजूदा हालात से साफ है कि पाकिस्तान में भी एक निष्पक्ष दृष्टिकोण उभर रहा है। जिस मुद्दे पे आप हमारा ध्यान लाना चाह रहे हैं, इस पे जो हमारी क्या राय है, क्या हमारा सोच है, क्या हमारा पोजीशन है, उससे तो आप भली भांति अवगत हैं। रही बात कि ये क्या देखने को आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी अब वास्तविकता पे आधारित नज़रिया सामने आ रहा है और सामने देखा जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम जो टिप्पणी की बात कही आपने, उसको हम इस नज़रिए से देखते हैं। मालदीव से जुड़े प्रश्न का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने उनके मंत्री की ओर से एफटीए की फिर से पेशकश के बारे में कुछ रिपोर्ट देखी है। अगर मालदीव हमारे साथ एफटीए पर विचार कर रहा है तो हम इस पर विचार करेंगे। On Maldives, we have seen some reports about the minister speaking about we offering FTA. We are not, we haven't done so. But if Maldives, if they want to, if they come up with, if they are considering an FTA with us, we will surely look into it. रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। वो ये प्रतिष्ठित पद संभालने वाली भारत की पहली महिला राजनयिक हैं। हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष के साथ खास बातचीत में रुचिरा कंबोज ने अपने करियर के यादगार पलों को साझा किया। Well, December 2022 marked an incredibly memorable presidency for India. I recall that we organized 2 signature events, one on the reform and expansion of the United Nations Security Council, and the other on countering terrorism with a united front. And I'm pleased to share that in the first event, we successfully highlighted the urgent need to reform and expand an outdated structure by bringing more democracy and diversity of voices to the table. And regarding the second event, we achieved a significant milestone by concluding a presidential statement with the unanimous consensus
of all 15 council members. After having served so closely in the foreign affairs portfolio for nearly 4 decades, how do you envision India today? Where do you see us going in the years to come? The story of India is one of incredible energy, youth, and dynamism. It's transformative today. Viksit Bharat at 2047 is inevitable. Our nation is indeed on a remarkable journey marked by unprecedented growth and influence on the global stage. Now, we have to, of course, ensure that this momentum continues. As we all know, Swami Vivekananda had once said, "Arise, awake, and stop not until the goal is achieved." I'm certain that a brighter future awaits. जिनेवा में चल रहे 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के दौरान भारत ने 9वें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और मातृ नवजात शिशु और बच्चों की स्वास्थ्य भागीदारी के सहयोग से महिला, बाल और किशोर स्वास्थ्य पर एक कार्यक्रम की मेजबानी की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उभरते साक्ष्य और खोजों को साझा करना, मातृ नवजात बाल और किशोर स्वास्थ्य और कल्याण में निवेश के लिए महत्वपूर्ण अवसरों पर बातचीत को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने किशोर स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर बात की, जिसमें इस मुद्दे पर ज्यादा निवेश करने की जरूरत भी शामिल थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख अपूर्व चंद्रा ने इस विषय पर हुई प्रगति और इस संबंध में की गई पहलों पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सक्रिय कार्यों को अमल में लाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने किशोर दर्शकों के समूह तक संदेश पहुंचाने के लिए सही संचार रणनीतियों का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में मतदान के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित किया गया। 7वें और अंतिम चरण का मतदान वाराणसी समेत 57 लोकसभा सीटों के लिए होना है। इस आरती में 1100 दीपों से 100% मतदान करें लिखा गया। इस गंगा आरती में काशी के लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा जो भगवती मां गंगा की प्रातः और सायंकालीन जो महाआरती होती है, इसी आरती में मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। लगभग 1100 दीपकों से जो है वो लिख करके 100% मतदान का वो है जो हम लोगों ने लोगों को प्रेरणा दी कि आप मतदान जरूर करिए, राष्ट्र हित के लिए, देश के लिए आप सभी लोग जरूर से मतदान करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से शुरू होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने की संभावना है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए परिदृश्य उज्जवल बना हुआ है, जो व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों, मजबूत वित्तीय और कॉर्पोरेट क्षेत्रों और लचीले बाहरी क्षेत्र की निरंतर मजबूती पर आधारित है। केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 से भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी देखने को मिल सकती है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले वर्ष के 7% से बढ़कर 7.6% हो गई। लगातार 3 साल से सकल घरेलू उत्पाद 7% या उससे अधिक बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7% रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिम दोनों तरफ समान रूप से संतुलित होंगे। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था ने लगातार चुनौतियों के बावजूद जुझारूपन दिखाया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन के स्टेबलाइजेशन मिशन के लिए सेवारत भारतीय सैन्य शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को 2023 संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांत सैनिक दिवस के अवसर पर एक समारोह के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मेजर राधिका सेन को यह पुरस्कार प्रदान किया। मेजर राधिका सेन ने मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में MONUSCO की एंगेजमेंट प्लाटून कमांडर के रूप में भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के लिए काम किया। इन दिनों उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। लगभग सभी राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि समय से पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून पहुंच गया है।
देश के मौसम के मिजाज को बयां करती ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि जहां उत्तर भारत में लोग तेज धूप, तपिश और लू से परेशान हैं, तो वहीं केरल में झमाझम बारिश ने मौसम को गुलजार कर दिया है। केरल में मॉनसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। हालांकि उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में पारा 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। भीषण गर्मी और हीट वेव से झुलस रहे लोगों को अभी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के लिए गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार में रेड अलर्ट और झारखंड, ओडिशा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटों में ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण यही है कि काफी हिस्सों में टेम्परेचर्स कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हीट वेव तो सीवियर हीट वेव, जैसे मई महीने का जो हीट वेव आता है वो थ्रेशोल्ड बेस्ड आता है कि फिर भी 47 प्लस टेम्परेचर्स आने वाले दिनों में आज के लिए कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, लेकिन जो सीवियरिटी है वो कम हो रही है और इसके बाद कल और कम हो जाएगी। हमने जो वार्निंग रखा है कल और परसों येलो अलर्ट रखा है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा हीट वेव अभी ईस्टर्न पार्ट में भी चल रही है, बिहार में भी 2-3 दिनों से चल रही है। बिहार के लिए आज हमने रेड अलर्ट रखा है। हीट वेव और सीवियर हीट वेव का जो दौर है वो पिछले 24 घंटों में खासकर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के भागों में ही रिपोर्ट हुआ है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। गर्मी की तपिश सिर्फ मैदानी इलाकों तक ही सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में गर्मी कहर बरसा रही है। उत्तराखंड में भी गर्मी का कुछ यूं ही आलम है। बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप से हरिद्वार में स्थानीय निवासी और पर्यटक परेशान नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक हरिद्वार में गुरुवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि अच्छी खबर ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने सामान्य से पहले गुरुवार को केरल में दस्तक दे दी है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 30 मई को केरल और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया है। अभी इसने केरला का हिस्सा कवर किया, मोस्ट पार्ट ऑफ केरला कर लिया, उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के काफी हिस्से कवर हो गए और आने वाले दिनों में हमारा यही अनुमान है 3-4 दिनों में तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्से और कवर करेगा और साथ में ही सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के और रिमेनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी कवर हो जाएगा। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के दौरान सामान्य बारिश का अनुमान जताया है। साथ साथ मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी कि हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय का दर्रा रोहतांग सालों भर हिमपात से खूबसूरत बना रहता है। देश के मैदानी इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने के बाद भी यहां बर्फ के गिरते हुए फाहे मौसम को सुहाना बना रहे हैं। रोहतांग में आज भी तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। ऐसे में यहां हो रही बर्फबारी और आसमान से गिरते सफेद बर्फ के फाहे पर्यटकों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं नजर आ रहे हैं। नेपाल में गर्मी की वजह से पारा काफी बढ़ गया है। अत्यधिक गर्मी और लू लगने की वजह से कई छात्र बीमार पड़ गए हैं। छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के कारण कुछ नगर पालिकाओं में स्कूल बंद हो गए। और वहीं छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में कोर्ट ने आरोपी सूर्यकांत तिवारी और निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई को ईओडब्ल्यू को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। सूर्यकांत तिवारी और समीर बिश्नोई 3 जून तक ईओडब्ल्यू के रिमांड पर रहेंगे। और वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बिजली की अधिकतम मांग के बीच बिजली क्षेत्र ने रिकॉर्ड 250 गीगावाट की मांग पर पहुंचाने का कीर्तिमान हासिल कर लिया है। देश में बिजली क्षेत्र में मांग और आपूर्ति के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं 29 मई को पूरे देश में गैर सौर मांग भी 234.3 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। बिजली की बढ़ती मांग का सबसे बड़ा कारण औद्योगिक और आवासीय बिजली खपत में वृद्धि है। उत्तरी क्षेत्र ने 86.7 गीगावाट के
अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में बिजली की मांग अपने अधिकतम स्तर 74.8 गीगावाट तक पहुंच गई है। वहीं ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों के ढेर में हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कल जो जगन्नाथ कली जो फेस्टिवल इधर हुआ था सर, वो ये दिवाली जैसे छोटा लोग इधर का लोकल का आदमी अरेंज किया था। और एक्चुअली वो लोग सीढ़ी का नीचे जो फायर किया था, वो मिस फायर हो के पीछे जो स्टोर रखा था उसके ऊपर वो आके फिर उधर का जितना सामान था वो सब मिस फायर हो गया। जितना उसका दोनों के बीच में जितना आदमी था उसके सामने वो सब लोग वो फायर हो गया। उधर जितना मैक्सिमम 25-35 इतना आसपास लोग रहते सर, वो सबका ये फायर हो गया। कल शाम को जो हमारा जो ठाकुर का जो खेलना है पानी में चाप खेलना है, इसको बोलते हैं चाप, तो ये चाप का खेलने का टाइम पर शाम को हमारा जो झिल्ली और जो फटाका इधर फुटा रहा था जो आदमी लोग, वो थोड़ा ये जो बांध का झिल्ली है ना, झिल्ली दूसरी बांध में आ गया। थोड़ा जो गद्दा हुआ था जो गद्दा में आ गया, तो इसीलिए वो सारी बांध फुटाने लगा। तभी इधर से बच्चे लोग थे और दूसरे आदमी भी कुछ थे, तो ये इनका कांटेक्ट में आ गया। थोड़ा इसका कहीं टोटल शरीर का 60-70% जल गया। उड़ीसा की पुरी में विश्व विख्यात भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा उत्सव में पटाखों के ढेर में विस्फोट होने से 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु झुलस गए। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इसे एक संयोग मात्र ही कह सकते हैं कि जिस समय पुरी में यह घटना हुई उसी दौरान पूरे राज्य में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी आशीष के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, पुरी। जम्मू में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही एक बस सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। हादसे में अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कईयों के घायल होने की सूचना है। हादसा अखनूर के पास हुआ है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। घायलों को अखनूर अस्पताल और जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सारे लोग आपके सामने हैं। जो इंजर्ड थे उनको एकदम से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उनका इलाज चल रहा है। तो जो कैजुअलिटीज हैं वो भी वहां से रिट्रीव किया जा चुके हैं। अभी बाकी आर्मी और पुलिस एजेंसीज लगी हैं, फिर से उसको टर्न कर रहे हैं बस को, कहीं और कोई फंसा हो तो उनको भी निकाला जा सके। लगभग लगता है 15 के करीब कैजुअलिटीज लगती हैं अभी तक और इतने ही इंजर्ड लोग हैं। रेस्क्यू हमारा विद इन फ्यू मिनट्स शुरू हो गया था। हमारी टीमें मौके पे थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी, SHO, DSP थे, हमारे DSP ट्रैफिक, DTI, एडिशनल SP साहब, उन सारे मौके पे इमीडिएटली विद इन 10-15 मिनट्स वी वर ऑन द स्पॉट। आर्मी की टीम्स भी हमने कॉल कर ली, मेडिकल भी इमीडिएटली आ गया और वी वर एबल टू रेस्क्यू एंड शिफ्ट। अभी विद इन नो टाइम द रेस्क्यू हैड स्टार्टेड और अभी देखिए आप कि पूरा हमने यहाँ से इंजर्ड को शिफ्ट करके हॉस्पिटल भिजवा दिया। और इस बीच अखनूर में हुए बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी गई कि हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जम्मू के अखनूर में हुई दुखद बस दुर्घटना जिसमें उत्तर प्रदेश के हाथरस निवासी 22 यात्रियों की जान चली गई और 60 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों का उन्होंने हाल जाना। रविंद्र रैना ने कहा कि इस दर्दनाक सड़क हादसे के पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग किया जाएगा। ये बहुत ही कष्टदायक, दुखदायक, पीड़ादायक, दिलदोष वाकया पेश आया है। हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार का सहयोग जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है।
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जीबी पंत विश्वविद्यालय गए और यहां पौधरोपण किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति कैंची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने नीम करौली बाबा आश्रम में दर्शन किए। डूंगरपुर प्रकरण के एक मुकदमे में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के आजम खान को 10 साल और उनके करीबी ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान और बरकत अली को बुधवार को दोषी ठहराया था। आजम खान सीतापुर और ठेकेदार रामपुर जेल में हैं। दोनों की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। सपा सरकार में 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर आसरा आवास बनाए गए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। केजरीवाल ने एक याचिका जमानत के लिए जबकि दूसरी याचिका मेडिकल ग्राउंड्स पर अंतरिम जमानत के लिए दाखिल की है। कोर्ट इस मामले में 1 जून को सुनवाई करेगा। नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी के बहुमंजिला इमारत में 12वें तल पर स्थित एक फ्लैट में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण एसी फट गया और आग लग गई। आग लगने के दौरान आसपास के फ्लैटों को एहतियातन खाली करवाया गया। फिलहाल किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है। नोएडा के एक मशहूर मॉल में ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने मॉल में स्थित एम्यूजमेंट पार्क में छापा मारा और कंपनी को 400 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया। नोएडा का यह एम्यूजमेंट पार्क इंटरनेशनल रिक्रिएशन एम्यूजमेंट लिमिटेड की कंपनी इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड के नाम से था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अचानक कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मृत्यु दर को कम करने की पहल की है। यूजीसी ने इसके लिए चिकित्सा बिरादरी से जुड़े विशेषज्ञों के परामर्श से बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम VLS तकनीक प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया है। यूजीसी ने इसको लेकर देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और कॉलेज के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अचानक कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मृत्यु दर को कम करने की पहल की है। यूजीसी ने इसके लिए चिकित्सा बिरादरी से जुड़े विशेषज्ञों के परामर्श से बेसिक लाइफ सपोर्ट तकनीक प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया है। यूजीसी ने इसको लेकर देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और कॉलेज के प्राचार्यों को पत्र लिखा। यूजीसी ने अपने लिखे पत्र में कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में BLS प्रशिक्षण से छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ होगा। महान संत देवराहा बाबा की तपस्या देवरिया जिले में है, जहां देश और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां और खासकर राजनेता बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। भारतीय राजनीति के अनेक शिखर पुरुष देवराहा बाबा में अटूट आस्था रखते हैं। भले ही आज देवराहा बाबा नहीं है, लेकिन आज भी यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है और स्थानीय लोग इस स्थान का समुचित विकास और संरक्षण चाहते हैं। सरयू के किनारे ये शांत निर्जन स्थान देवराहा बाबा की तपोभूमि है, जहां देवराहा बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया। बलिया देवरिया के सीमा से सटे गांव मझल को देवराहा बाबा ने अपने तप के लिए चुना था। देवराहा बाबा के जमाने में यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी और बाबा की एक झलक पाने और आशीर्वाद प्राप्त करने की होड़ लगी रहती थी। देवराहा बाबा हमेशा धरती से 10 से 12 फीट ऊपर मचान पर ही रहते थे और मचान से ही भक्तों को आशीर्वाद देते थे। भक्तों ने आज भी बाबा के मचान को संरक्षित करके रखा है। पूर्वांचल में देवराहा बाबा को साक्षात ब्रह्म स्वरूप माना जाता है और आज भी बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी तपोभूमि का दर्शन करने सैकड़ों भक्त यहाँ आते हैं। अनेक बड़े बड़े राजा, महाराजा और राजनेता देवराहा बाबा के भक्त थे। ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम भी यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने आ चुके हैं। देवराहा बाबा ने बहुत पहले ही राम मंदिर निर्माण की भविष्यवाणी की थी, जो अंतोदगत्वा सच साबित हुई। देखें, महाराज जी के पावन भूमि जो धरती है, इस प्रकार नाम से हमारे देश के जितने संभ्रांत थे, बाल अवस्था में आपके राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बाल अवस्था अपने अपने माँ बाप के साथ में आते थे, तो बाबा की कृपा हुई। बोले बच्चा राजेंद्र एक दिन महान बनोगे, देश का राष्ट्रपति बने।
इसी मिट्टी पर का नाम से इंदिरा माता जब इमरजेंसी में पदच्युत थी थे, इस पावन भूमि पर आई, बाबा ने आशीर्वाद दिया, माई जाओ मंगल होगा। इस मिट्टी पर का नाम से जॉर्ज पंचम वगैरह भी, जब मेरा देश गुलाम था उस वक्त भी दर्शन में अंग्रेज भी आते थे। देखेंगे तो जॉर्ज पंचम अपने ताम झाम के साथ हाथी घोड़ा सेना के साथ बाबा के दर्शन में आ रहा है। नेट पर इस पर दिखाएगा। लेकिन देवराहा बाबा की यह तपोस्थली आज घनघोर उपेक्षा की शिकार है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अकाल है। इस तपोस्थली का पुनर्निर्माण करके इसको और तीर्थ स्थानों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। बाबा की ये कर्म भूमि है। बाबा यहाँ रह करके यहाँ के आसपास के लोगों को बहुत उद्धार किए हैं। बहुत सिद्ध पुरुष थे। जिस हिसाब से बाबा का आशीर्वाद है, बाबा सिद्ध पुरुष थे, उनकी महिमा मतलब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। देश दुनिया के महान लोग, जिनमें किंग जॉर्ज पंचम, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह समेत विदेश के अनेक राजनेता बाबा के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। इसी मिट्टी पर अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह सभी बाबा से निष्ठा रखते थे, प्रेम रखते थे। अटल जी को भी आज जो भाजपा सरकार देश में जब चल रही है, बाबा ने आशीर्वाद दिया, बच्चा अटला हल्ला करते रहो, 13 दिन लौटेगा, देश का प्रधानमंत्री बने। देवराहा बाबा का जन्म कब और कहां हुआ और उनकी सही उम्र के विषय में लोगों में अलग अलग राय है। देवराहा बाबा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग, हठ योग और खिचड़ी मुद्रा में सिद्धस्थ थे। भले ही देवराहा बाबा ने कभी चमत्कार का दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ हमेशा उनमें चमत्कार खोजती रही। नर सेवा, नारायण सेवा, गौ माता की रक्षा, सच्चरित्र और भगवत भक्ति ही देवराहा बाबा का मूल मंत्र था। अत्यंत सहज और सरल देवराहा बाबा के प्रति लोगों में आज भी अगाध श्रद्धा है और स्थानीय नागरिक समेत भक्तगण उनकी इस तपस्थली का बेहतर विकास चाहते हैं। देश और दुनिया देवराहा बाबा को महान संत, देवर्ष और ब्रह्मर्षि मानती है, तो पूर्वांचल की जनता उन्हें साक्षात ब्रह्मस्वरूप, अवतारी पुरुष मानती है, जिनकी एक झलक पाने के लिए नेता, राजनेता और बड़ी बड़ी हस्तियां घंटों नहीं दिनों दिन इंतजार करती थी, जिनके चरणों से आशीर्वाद पाके लोग अपना जीवन धन्य मानते थे। ऐसे ही देवराहा बाबा की ये तपस्थली आज उपेक्षा का शिकार है। यहाँ नितांत रूप से आधारभूत संरचना का अकाल है। अगर यहाँ पर आधारभूत संरचना का विकास होता है तो ये श्रद्धालुओं के लिए उल्लास का विषय होगा और इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर पर्यटन का विकास होगा। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा तपस्थली, देवरिया। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन पर अपनी पहली क्लासिकल गेम जीत दर्ज की है। उन्होंने इस जीत के साथ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में बढ़त भी हासिल कर ली है। 18 वर्षीय प्रज्ञानानंदा ने कई बार रैपिड शतरंज और प्रदर्शनी मैचों में कार्लसन को हराया है, लेकिन क्लासिकल गेम में यह कार्लसन पर उनकी पहली जीत रही। उन्होंने 3 राउंड के बाद 5.5 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुभ रात्रि और देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का।